Good morning everyone. My name is Jyoti Shukla and we are here to study Public Administration. और जो हम अभी पेपर डिस्कस कर रहे हैं it is the paper 1 and the unit is Financial Administration. And in the Financial Administration जो हमारा आज का टॉपिक है वो है Preparation and the Execution of the Budget and the Legislative Control. ठीक है, सो ये हमारा पार्ट 2 है उस टॉपिक का, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट एंड द लेजिस्लेटिव कंट्रोल का, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इन द एग्जीक्यूशन ऑफ बजट हमने वोटिंग ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स तक किया था और आज हम उसके आगे करेंगे. दिस इज़ द पार्ट 2. ठीक है, एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 44. एंड ऑल्सो मूविंग अहेड, दिस इज अवर वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. और ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, द स्टेट और द सेंट्रल एग्जामिनेशन, तो अगर आप इसके कोर्सेज अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फ्री पीडीएफ्स ऑफ द स्टडी मटेरियल, सो आप टेलीग्राम का जो नंबर है इस पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन अवेल ऑल द मटेरियल. ठीक है, तो मूविंग अहेड, तो जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था तो उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, कि बजट किस तरह से एग्जीक्यूट होता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे बजट में जो हमारा पहला पार्ट था वो था प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट विद द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच. ठीक है, कि सबसे पहले पार्ट में क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो अपनी स्पीच के थ्रू बजट को प्रेजेंट करते हैं इन द लोकसभा, जिसमें वो उस बजट के जितने भी ब्रॉड आउटलाइंस हैं, उसकी पॉलिसीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं. एंड ही टेल्स अबाउट द टैक्सेशन प्रपोजल्स एंड द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री. ठीक है, सेकेंड वाला हमारा आता है जनरल डिस्कशन. इन द जनरल डिस्कशन पार्ट वी यूज टू डिस्कस द वेरियस फेसेट्स ऑफ द बजट. और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं वो अपना काम करती हैं, स्क्रूटनाइज करती हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स को, और फिर उनकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर 1 महीने के बाद फिर से डिस्कशन होता है कि किस मिनिस्ट्री को, किस डिपार्टमेंट को कितनी ग्रांट्स मिलनी चाहिए. ठीक है, एंड द थर्ड स्टेप इज़ द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स. कि तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में आपका वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, कि जो भी आपकी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उन पे वोटिंग होती है. ठीक है, और प्लस आपके जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन यूनियन टेरिटरीज़ की भी एक सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट होती है फॉर ईच यूनियन टेरिटरी हु आर विदाउट द लेजिस्लेचर. ठीक है, इतना लगभग हमने डिस्कस किया था. सो अब अगर हम बात करते हैं वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स, जो कि स्टेज 3 है हमारा, तो इसमें इंट्रोडक्शन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इज कन्फाइंड टू लोकसभा ओनली. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं इसमें देखने वाली डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स पे. पहला तो ये है कि जो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स है इट्स अ कंप्लीट प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा. ठीक है, कि लोकसभा के पास इसमें कंप्लीट पावर होती है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है ओवर द राज्यसभा, जबकि राज्यसभा हमारा अपर हाउस है. लेकिन फिर भी हमारी जो लोकसभा है बजट के मामले में अगर हम देखें और वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स में अगर हम देखते हैं तो लोकसभा के पास भी सारे के सारे पावर्स और प्रिविलेजेस होती हैं. इसमें लोकसभा में ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इज कन्फाइंड टू लोकसभा ओनली. ठीक है, कि जो वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इट इज़ कन्फाइंड to the Lok Sabha only. The Lok Sabha has the power to assent, refuse to assent and even to reduce the amount of demand for the grants. ठीक है, तो लोकसभा के पास हमारे पास ये पावर होता है, वो चाहे तो डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए असेंट कर सकता है, वो असेंट करने से मना कर सकता है, यानी कि उसमें हामी भर सकता है, मना कर सकता है, या फिर वो उसके अमाउंट को भी रिड्यूस कर सकता है, कि जितना भी डिमांड फॉर ग्रांट के लिए अमाउंट मांगा गया है उसके डिमांड को वो कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन से रिड्यूस करने की भी जो पावर है वो लोकसभा अपने पास रखती है. नाउ इन द राज्यसभा देयर इज ओनली डिस्कशन, दे डू नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट्स. और जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, देन इन केस ऑफ द राज्यसभा ओनली डिस्कशन पार्ट इज डन. जब बजट भी वंस में इंट्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच, द बजट इज टेबल्ड इन द राज्यसभा. ठीक है, और उसके बाद अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होता है. राज्यसभा में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा. वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसमें वोटिंग दोनों की दोनों सिर्फ लोकसभा में होती है. राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, वो इसके ऊपर वोट नहीं कर सकते हैं. वेराज अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो भी हमारी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं इसमें हम लोकसभा के पास पावर होता है असेंट करने का, यानी कि उसको एक्सेप्ट करने का, उसको असेंट करने से, मना करने से, यानी कि हम उसको मना कर सकते हैं कि यही डिमांड फॉर ग्रांट को हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं, और या फिर हम उसके अमाउंट को
कुछ सर्टेन परसेंटेज से कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अ डिमांड बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट इज़ ड्यूली वोटेड। सो ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि जो हमारी जो डिमांड है, जो डिमांड है इट बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट इज़ ड्यूली वोटेड, कि पहले जो हमारी डिमांड आती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, और ये देखा जाता है कि कहाँ पे कितनी कितनी डिमांड्स आई हैं, ठीक है। कि जनरली हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक डिमांड फॉर ग्रांट जो है एक मिनिस्ट्री के लिए होती है, ठीक है। कभी कभी इट कैन बी मोर देन वन, लेकिन जनरली देयर इज़ वन डिमांड फॉर ग्रांट फॉर वन मिनिस्ट्री। और हमारी जो ये डिमांड्स है, जो हम डिमांड करते हैं, जितना भी फंड का एलोकेशन चाहिए होता है किसी मिनिस्ट्री को, ये ग्रांट तब बनता है व्हेन इट इज़ वोटेड, कि जब इस पे वोट हो जाता है, यानी कि जब इसको अप्रूवल मिल जाता है तब ये डिमांड ग्रांट बन जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। Now during this stage, the members of parliament can discuss the details of the budget and they can also move motions to reduce any demand for grants. Such motions are called the cut motions, ठीक है। तो ये जो हमारा तीसरा वाला हमारा स्टेज था विच इज़ वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स में ही हम जो बजट है उसको डिटेल्स में डिस्कस भी कर सकते हैं, प्लस जितने भी ये आपके डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं इन पे वोटिंग की जाती है, यानी कि इनको अप्रूव किया जाता है, इनको असेंट मिलती है। सेकेंडली इनको मना भी किया जा सकता है या फिर इनका जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। ये सारा का सारा होता है थ्रू अ मशीनरी विच इज़ कॉल्ड द कट मोशंस, ठीक है। तो कट मोशंस एक इस तरीके से एक टूल है, एक पावर है लोकसभा के मेंबर्स के हाथ में, जिसका इस्तेमाल करके वो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, कि ऐसा ना हो कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आ जाती है या फिर वो किसी ऐसी चीज़ में अपना डिमांड फॉर ग्रांट चाहते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। तो उस चीज़ को रोकने के लिए या फिर हम ये कहें एक तरीके से जो एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल है इसको बनाने के लिए हमारे कट मोशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, डिमांड बिकम्स अ ग्रांट आफ्टर इट इज़ ड्यूली वोटेड, कि एक डिमांड जो है वो ग्रांट बन जाती है व्हेन इट इज़ वोटेड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कट मोशंस के बारे में। सो द कट मोशंस, तो अगर हम कट मोशंस की बात करें तो एक ऐसा टूल है लोकसभा मेंबर्स के हाथ में जिसके थ्रू वो अपने किसी डिसेंट को, यानी कि अपनी किसी कंसर्न को, अपने किसी ग्रीवांसेस को थ्रू अ पर्टिकुलर डिमांड को वो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके के कट मोशंस होते हैं विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है पॉलिसी कट मोशन, दूसरा है इकोनॉमिक कट मोशन और तीसरा है टोकन कट मोशन, ठीक है। तो जो हमारा पहला वाला है विच इज़ द पॉलिसी कट मोशन, वो होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड, ठीक है। कि जो पॉलिसी कट मोशन है हमारा वो हमें रिप्रेजेंट करता है द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। कि पॉलिसी कट मोशन के अगर हम इफ़ वी गो बाय द वर्बैटम, अगर हम वर्ड बाय वर्ड इसको हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी कट मोशन, यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो जब लोकसभा के मेंबर्स को या फिर लोकसभा को उस डिमांड में जो अंडरलाइन पॉलिसी है उसकी, यानी कि जिस पॉलिसी से वो अग्री नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर डिमांड से रिलेटेड, तब पॉलिसी कट मोशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड, द पॉलिसी कट मोशन इज यूज्ड। Now it states that the amount of demand be reduced to ₹1 and they can also advocate an alternative policy. तो यहाँ पे जब जो डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर डिमांड की जो अंडरलाइन पॉलिसी है, जब उसी से टोटली अग्री नहीं करते हैं लोकसभा मेंबर्स, तब वहाँ पे हम पॉलिसी कट मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ अ यू कैन से देयर इज़ अ वे ऑफ यूजिंग द पॉलिसी कट मोशन, जब उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं लोकसभा मेंबर्स। तो यहाँ पे पॉलिसी कट मोशन में ये होता है कि वो ये जब ये पॉलिसी कट मोशन को लेकर के आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो पूरी की पूरी इनकी पॉलिसी है यही हमें समझ में नहीं आ रही है एंड द पॉलिसी इज़ नॉट टू बी अग्रीएबल अपॉन, तो इसलिए जो पूरा का पूरा डिमांड है इसका इट शुड बी रिड्यूस टू ₹1, यानी कि वो ₹1 से घटा, मतलब ₹1 तक घटा के कर देना चाहिए। इससे वजह से हो सकता है वहाँ पे डिमांड क्या गया हो 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, 200-500 करोड़ का, लेकिन अगर उनको पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वही समझ में नहीं आती है जिस पॉलिसी के अंतर्गत ये डिमांड मांगी गई थी,
तो पॉलिसी कट मोशन के तहत अगर पॉलिसी कट मोशन लाया जाता है और वो पास हो जाता है तो उस डिमांड का जो पूरा डिमांड का जो फंड है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से गिर करके सिर्फ 1 रुपये पे रह जाएगा, ठीक है। एंड बट ऑब्वियसली 1 रुपये का से तो कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी पॉलिसी से ही वो डिसएग्री करते हैं और उस डिमांड को हटा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इकोनॉमिक कट मोशन। जब हम इकोनॉमिक कट मोशन की बात करते हैं देन इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। कि यहाँ पे बात ये हो रही है इकोनॉमिक कट मोशन में, अगेन अगर हम वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें और वर्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक कट मोशन की बात होती है। तो इकोनॉमिक कट मोशन का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है इट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, कि जो भी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर अभी हुआ है उसकी वजह से जो इकोनॉमी है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जो हमारा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है वो हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक कट मोशन, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट बी रिड्यूस टू अ स्पेसिफिक लेवल। तो इकोनॉमिक कट मोशन का कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर तो इससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एक ख़राब इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सी सही नहीं रहेगी। इसलिए अगर से फॉर सपोज अगर 200 करोड़ का एलोकेशन या फिर डिमांड रखी गई है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो उसको घटा के वहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ कर दिया जाए, ठीक है, ताकि 100 करोड़ सेव हो जाएगी और वो उस इकोनॉमी को भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कट मोशन का मतलब ये है कि जब हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी किसी पर्टिकुलर डिमांड से, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है तो हम उसके अमाउंट को कुछ हद तक कम कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम उसके अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, पूरा नहीं हटाते हैं। जो पहला वाला था पॉलिसी कट मोशन, तो पॉलिसी कट मोशन में जो है वो पूरी की पूरी पॉलिसी ही उनको समझ में नहीं आती है, ठीक है, कि द अंडरलाइन पॉलिसी इज़ टोटली नॉट अग्रीएबल अपॉन। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं कि पूरी के पूरे अमाउंट को घटा के 1 रुपये पे ले आते हैं, चाहे जितना भी इनका डिमांड रहा हो उस पूरी डिमांड को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको पूरा का पूरा हटा के किस पे लाते हैं, 1 रुपये पे। तो हो जाएगा हमारा पॉलिसी कट मोशन की पॉलिसी ही समझ में नहीं आई। दूसरा है इकोनॉमिक कट मोशन। इन द इकोनॉमिक कट मोशन जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए जो उसका डिमांड का जो पर्टिकुलर अमाउंट है उससे उसको आधा कर दिया जाए या फिर किसी पर्टिकुलर लेवल तक किसी स्पेसिफिक वैल्यू से उसको डिमिनिश कर दें, रिड्यूस कर दें। फिर है तीसरा टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन का मतलब होता है इट शोज अ स्पेसिफिक ग्रीवांस विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि जब हमें अपना कुछ ग्रीवांस एक्सप्रेस करना होता है विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट तब जो है टोकन कट मोशन का इस्तेमाल होता है कि सिर्फ एक टोकन है, सिर्फ हम 100 रुपये से घटाना चाह रहे हैं। इट स्टेट्स दैट अमाउंट बी रिड्यूस्ड बाय ₹100, ठीक है। तो बाय ₹100 का मतलब ये है कि हम 100 रुपये से इसको घटाना चाह रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जितना भी डिमांड है यहाँ पे सिर्फ सपोज मानिए 25 करोड़ का है तो उसमें से हम सिर्फ 100 रुपये घटा देंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम 25 करोड़ में से 100 रुपये को घटाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे अपने एक ग्रीवांस को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू द टोकन कट मोशन, कि एक छोटा सा टोकन है और उस टोकन मतलब 100 रुपये के टोकन के थ्रू हम जो है गवर्नमेंट के प्रति अपना जो एक ग्रीवांस है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने एक अनसेटिस्फाइंग थिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने बहुत ढंग से उसको नहीं निभाई, जिसकी वजह से आई एम हर्ट और आई डिसएग्री विद दिस थिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस टोकन। तो इस टोकन की वजह से हम ये कहेंगे कि इसका जो भी डिमांड है ये 100 रुपये से घट जाए, ठीक है। तो 3 तरह के कट मोशंस थे हमारे जो कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंडर में आते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दी मोशंस, सो देयर आर 3 कट मोशंस। पहला है हमारा पॉलिसी कट मोशन, दूसरा है हमारा इकोनॉमिक कट मोशन और तीसरा है हमारा टोकन कट मोशन, ठीक है। तो जो हमारा पॉलिसी कट मोशन है इसमें क्या है कि जितनी पूरी की पूरी पॉलिसी है अंडरलाइन पॉलिसी डिमांड की वो समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरा का पूरा जितना भी फंड है जितना भी डिमांड था उसको रिड्यूस करके 1 रुपये पे ले आते हैं, ठीक है। दूसरा था इकोनॉमिक कट मोशन। इन द इकोनॉमिक कट मोशन जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो सकती है प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर से, इसलिए उसके अमाउंट को हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तीसरा है टोकन कट मोशन। तो टोकन कट मोशन में एक स्पेसिफिक ग्रीवांस को शो करने की कोशिश की जाती है विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और इसलिए जो इसका अमाउंट है वो हम कितने से रिड्यूस कर देते हैं, सिर्फ
सॉल्व पे से एक छोटे से टोकन से हम उसको रिड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए। ओके, नाउ अ कट मोशन में सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस कि अगर हम ये सोचें कि कट मोशन जो है वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए लाया जा सकता है, तो फिर ऐसा नहीं है। कट मोशंस को लाने के लिए भी उसमें कुछ सर्टेन नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो उसको फुलफिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कट मोशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली। कि अगर हम कट मोशन को लेकर के आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 4-5 डिमांड्स को एक साथ क्लब कर सकते हैं और उन सबके अगेंस्ट हम एक कट मोशन ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम कट मोशन को लेकर के आ रहे हैं देन इट शुड बी एप्लीकेबल टू वन डिमांड ओनली एट अ टाइम। ठीक है, कि एक कट मोशन एक डिमांड को ही पर्टेन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर है इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली हो गया। फिर है इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड, और जो हमारा कट मोशन है वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि वो वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग वे में नहीं होना चाहिए कि हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमको सही नहीं लगता है या फिर हम इस बात से अग्री नहीं करते, ऐसा नहीं। बट इट हैज़ टू बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड कि आपको क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ से। अगर आपको पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है तो फिर ठीक है, आप पॉलिसी कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उसका लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा तो आप इकोनॉमिक कट का कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आप अपना कोई पर्टिकुलर ग्रीवांस शो करना चाहते हैं देन इवन देन इट हैज़ टू बी वेरी मच क्लियरली एक्सप्रेस्ड। वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के एक स्टेप लेने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कट मोशन को लाने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए वो ये थी कि इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड पे वो रिलेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये कि बिल्कुल भी वेग या फिर कंफ्यूजिंग वे में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तीसरा है इट शुड बी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक मैटर पे ही वो कन्फाइंड रहना चाहिए, एक साथ कई सारे मैटर्स को वो इनकम्पास नहीं कर सकता है। So it should be confined to one and one specific matter, and it should not make suggestions for the amendment or repeal of the existing law. And also जो हमारा कट मोशन है वो इस तरीके के कोई भी सजेशंस नहीं दे सकता है कि अमेंडमेंट या फिर रिपील ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, कि अगर कोई लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम उसके अमेंडमेंट के लिए या फिर उसके रिपील के लिए हम कट मोशन नहीं ला सकते। से फॉर सपोज अगर हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी भी 3-4 स्टेट्स में हमारा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है। ठीक है, वो एक हमारा लीगल एक्ट है लगा हुआ है। तो उसके अलावा हम ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा कोई कट मोशन ले आए कि हमारे पास तो मोशन की पावर है एंड विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ द मोशन हम उस एक्ट को हटा सकते हैं, तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं है हमारे सिस्टम में। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोशंस की, कट मोशंस की, तो कट मोशंस में जो सर्टेन कंडीशंस है उसको फुलफिल करना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए वो। ठीक है, इट शुड कन्फाइन टू स्पेसिफिक मैटर, और ऐसा कोई भी वो सजेशन नहीं ला सकते कि कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉ है तो हम उसको कट मोशन के थ्रू अमेंड कर दें या फिर हम उसको रिपील कर दें। वो जो रिपल्शन की जो पावर है वो आपके पास कट मोशन के थ्रू किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में, कोई भी लॉ अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इट शुड नॉट रिफर टू अ मैटर विच इज़ नॉट प्राइमरीली कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और ऐसा किसी भी मैटर को वो रेफ़र नहीं कर सकता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। मतलब इज़ देयर एनी मैटर विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो हम उस मैटर को रेफ़र नहीं कर सकते हैं। से फॉर सपोज़ अगर हमारे किसी पड़ोसी देश में कोई हमला हो जाता है और जो उसमें कुछ लोग जो ज़ख्मी हुए हैं या आहत हुए हैं, दे ऑल्सो बिलोंग टू रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ आर्स। ठीक है, तो फिर अगर हमारे नेशनल्स है वहाँ पे तो बट ऑब्वियसली जो हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी का जो डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी काम करता है, तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ऑब्वियसली काम करती है। ठीक है, कि अभी भी जो लीबिया में जितने भी जो भी हमारी ट्रबलसम कंडीशंस चल रही हैं, तो लीबिया से भी हमने अपने काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट किया है, हम वापस लेकर के आए हैं। लेकिन से फॉर सपोज अगर ऐसे किसी और टेरिटरी में कुछ हो रहा है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द अदर टेरिटरी, बिकॉज वो वहाँ के नेशनल्स हैं, वो यहाँ के नेशनल्स नहीं हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव द सेम रिलीजन। ओके, तो ऐसे मामले में कि जो भी एक ऐसा मैटर है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, उस मैटर पे हम कट मोशंस नहीं ला सकते हैं या फिर हम उस मैटर को रेफ़र भी नहीं कर सकते। ठीक है, either through the cut motions या फिर कैसे भी we cannot refer it. Okay,
Now it should not relate to the expenditure charged on the consolidated fund of India. Okay. अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि जो कट मोशंस हैं हमारे, दे आर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि जितने भी हम ग्रांट्स चाहिए होते हैं पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, वो जो ग्रांट्स होती हैं उनके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है, एंड अ ग्रांट बिकम अ डिमांड आफ्टर इट इज़ वोटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट्स तो होती है, और वो जो ग्रांट्स हैं वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जाती हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा हमारा पार्ट होता है वो होता है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स है, या फिर हम ये कहें कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है हमारा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पर कभी भी कट मोशंस नहीं आ सकता है। एंड ऑल्सो द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया, इसके ऊपर लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होता है, इसके ऊपर वोट नहीं होता है, ना ही हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट इज़ अ नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, कि इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वाला जो पार्ट है इसमें हम कट मोशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर द स्पीकर अलॉट्स जनरली फिर इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर अंडर द एजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। और ऑल्सो अगर हम कट मोशन के थ्रू किसी मैटर को हम लेकर के आना चाहते हैं, रेफर कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसे किसी भी मैटर को नहीं ला सकते हैं विच इज़ ऑलरेडी अंडर द एजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट, जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, या फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, या फिर अभी कोई बहुत ही कॉन्क्रीट डिसीजन उसके ऊपर नहीं लिया गया है, तो ऐसे भी हम किसी भी मैटर को रेफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कट मोशंस भी अगर लेकर के आने हैं तो कट मोशंस लेकर के आने की कुछ सर्टन कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं कि भाई इट शुड रिफर टू अ वेरी स्पेसिफिक मैटर, ठीक है। दूसरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड से रिलेटेड होना चाहिए, क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अगर इसको कोई भी मतलब इट कैन नॉट मेक एनी सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और रिपील ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, कि कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉ है तो उसमें अमेंडमेंट्स या फिर उसकी रिपल्शन के लिए आपको सजेशंस नहीं दे सकते थ्रू द कट मोशंस। एंड इट शुड नॉट रेफर टू अ मैटर विच इज़ नॉट प्राइमरीली द कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और अगर ऐसा कोई भी मैटर है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है तो उसमें भी हम नहीं लेकर जा सकते हैं। एंड ऑल्सो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके ऊपर हम कट मोशन नहीं ला सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, और इसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन होता है, इसके ऊपर वोटिंग भी नहीं होती है, ठीक है ना। इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर अंडर द एजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट। और अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि कोर्ट के एजुडिकेशन के अंडर में है, जो ट्रायल में है, चल रहा है, तो उस मैटर को भी हम रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे कट मोशंस हो गए। तो कट मोशंस के थ्रू क्या होता है, कट मोशंस के थ्रू एक पावर दी जाती है, एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल दिया जाता है टू काइंड ऑफ कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कट मोशन लाइज इन हैविंग अ कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन over a specific demand for grants and upholding the principles of responsible government by probing the activities of the government। कि अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कट मोशन, तो सिग्निफिकेंस जो है कट मोशन का वो ये होता है, मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन हम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिमांड को लेकर के, ठीक है। कि हर एक मिनिस्ट्री की मोस्टली एक डिमांड होती है, डिमांड फॉर ग्रांट होती है, ठीक है। तो अगर हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन करना है किसी एक ही डिमांड को लेकर के, तो वो हम कट मोशंस के थ्रू कर सकते हैं, वो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ओवर अ स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो वी कैन अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट है इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली टू द लेजिस्लेचर बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये जो नोशन है हमारा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, तो उसको अपहोल्ड करने के लिए भी वी कैन प्रूव द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कि हमारे जो गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज़ है, कैसे हैं, जैसे कि हमने बात की थी आपका पॉलिसी कट मोशन की। तो पॉलिसी कट मोशन में यही होता है कि यू कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर पॉलिसी है जिससे आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हो, तो वो एक ऑप्शन पॉलिसी कट मोशन का हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। कि ये जो पूरी अंडरलाइन पॉलिसी है यही समझ में नहीं आ रही गवर्नमेंट की, एंड द गवर्नमेंट ही शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो दैट इज़ एक्चुअली
act that is actually responsible towards the legislature and to the common people. ठीक है, तो since the government has to be a very responsible one, और अगर government responsibly act नहीं कर रही है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये एक डिवाइस अवेलेबल है. ठीक है. Now however these motions are only moved and discussed and not passed, and the government enjoys because the government enjoys the majority, but if it is passed then the government may lead to resignation. ठीक है, तो ये जो हमारे पास कट मोशंस का जो टूल है, हमारे पास जो एक पावर है, तो उसकी अगर बात करें तो कट मोशंस आर जनरली दे आर मूव्ड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट. ठीक है, कट मोशंस जनरली हमारे क्या होते हैं कि इनको हम सिर्फ मूव कर सकते हैं, यानी कि हम इन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट जनरली क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज तो रूलिंग गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, इसलिए वो कभी पास नहीं हो पाते हैं. ठीक है, कि जो भी हमारे कट मोशंस हैं वो पास नहीं हो पाते हैं. लेकिन अगर इफ़ इन केस ये जो कट मोशंस हैं जो अगर पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है आपकी वो डिसॉल्व हो गई और आपकी गवर्नमेंट को जो है कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट जो कहते हैं वो नहीं मिल रहा है या फिर नहीं मिल पाया है, एंड हेंस अ न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो हाउएवर दीज मोशंस आर ओनली मूव्ड, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया कि ये जो हमारे मोशंस हैं ये सिर्फ मूव किए जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं लोकसभा में. इन पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को जो है पास नहीं हो पाता है बिकॉज गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी होती है, और अगर वो पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ द स्पीकर अलॉट्स जनरली 26 days फॉर द वोटिंग ऑन डिमांड्स, और ये जो पूरा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स के लिए है, जैसे कि हमने देखा था कि स्पीकर डिसाइड करता है कि कितने दिनों के लिए विद डिस्कशन ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. तो स्पीकर जनरली जो है 26 दिनों का टाइम देता है ऑन द वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स की. वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स में जिसमें भी आपको टॉपिक वाइज या फिर हम ये कहें कि एक डिमांड वाइज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री वाइज आपको अगर डिस्कशन करना है डिटेल में तो आप डिस्कशन कर लीजिए, उसकी पॉलिसीज़ को देख लीजिए, सब कर लीजिए. पर इन सब चीज़ों के लिए जनरली एक 26 दिन का टाइम मिलता है, टाइम विंडो मिलती है इतनी, और इतनी ही विंडो के अंदर इतनी ही विंडो ऑफ पीरियड के अंदर आपको अपना काम कंप्लीट करना होता है. ठीक है, नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड द गिलोटिन. तो गिलोटिन पे आपका जो वर्ड है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मिल जाता है कई बार. तो गिलोटिन का मतलब क्या है? तो गिलोटिन इज पासिंग द डिमांड फॉर द ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन. ठीक है, तो गिलोटिन बेसिकली क्या है? तो गिलोटिन हमारा है पासिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन, कि जब हम डिमांड फॉर ग्रांट्स को पास कर देते हैं बिना किसी डिस्कशन के तो वो हमारा गिलोटिन कहलाता है. ठीक है, और गिलोटिन हम कब लेकर आते हैं, क्यों लेकर आते हैं? तो जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो गिलोटिन लेकर के आता है व्हेन देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द डिस्कशन, कि जब आपको बहुत सारी जो ग्रांट्स हैं उन सबको पास करना है, बिकॉज ऑब्वियसली जो पूरा आपका ये प्रोसेस है इनैक्टमेंट ऑफ द बजट का, ये एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. तो उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करने के लिए 26 दिनों का लगभग टाइम दिया जाता है फॉर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स. तो अगर वो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स में पहले की जो ग्रांट्स हैं उन पर इतना डिस्कशन हो रहा है, ज़्यादा टाइम चला गया और उसके बाद में टाइम नहीं बचा है, तो फॉर द वांट ऑफ टाइम on the last day of the period allowed by the speaker due to the paucity of time, speaker puts all the outstanding demands for grants to vote to the house. ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर फिर टाइम नहीं बचता है और लास्ट डे आ जाता है तो तब स्पीकर जो है जितने भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स होते हैं, यानी कि जितने भी डिमांड्स बाकी रह गए हैं जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है या फिर वोटिंग नहीं हुई है, उन सबको एक साथ लेकर के आते हैं और एक साथ उनको जो है वोटिंग के लिए रख देते हैं, एंड देन इट इज़ वोटेड अपॉन. ठीक है, और ये होता है बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है कि अब फिर से एक एक डिमांड के ऊपर डिस्कशन किया जाए. ठीक है, एक टाइम फ्रेम हमको मिलता है लगभग 26 दिन का, उसी 26 दिन के अंदर हमको पूरा का पूरा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स का जो प्रोसेस हमें कंप्लीट करना होता है. तो जब लास्ट के दिन आ जाते हैं, लास्ट का पीरियड आ जाता है और लगता है कि नहीं अभी भी बहुत सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स है जो बची हुई हैं, तो इसमें स्पीकर क्या करते हैं, जितनी भी बची हुई डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं सबको एक साथ वोटिंग के लिए डाल देते हैं, फिर उन पर वोटिंग हो जाती है एंड देन इट इज़ पास्ड. ठीक है, और ये होता है क्योंकि समय की कमी होती है. तो इसे हम कहते हैं गिलोटिन. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है इन पर डिस्कशन नहीं होता है. तो बेसिक पॉइंट ये है कि जब समय की कमी होती है और काफ़ी सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स ऐसे हो जाते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ होता है और उनको पास भी करना है विद इन टाइम फ्रेम, तो उन आउटस्टैंडिंग डिमांड्स को एक साथ वोट के लिए रखा जाता है और वोट दे करके उनको पास कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड गिलोटिन. ओके, नाउ द स्टेज 4. अब हमारा आता है स्टेज 4 ऑफ द बजट. तो ये हमारा पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है,
तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विड्रॉवन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि नो मनी शैल बी विड्रॉवन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, कि जब तक अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ नहीं होगा तब तक हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ फंड निकालना है, पैसा निकालना है, तो वो प्रॉपरली इट शुड बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो स्टेज 4 हमारा कहता है पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, कि हमारा अप्रोप्रिएशन बिल कहाँ से आया, इसका जो नोशन आया अप्रोप्रिएशन बिल का वो यहाँ से आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात साफ साफ लिखी हुई है कि वी कैन नॉट विड्रॉ एनी मनी, हम कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते हैं जब तक प्रॉपर अप्रोप्रिएशन के थ्रू, मतलब अंटिल इट इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय लॉ, कि जब तक वो अप्रोप्रिएटेड बाय लॉ नहीं होता है तब तक हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर के आते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट। ठीक है, तो इसीलिए हम अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर के आते हैं, क्योंकि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा तब तक नहीं निकाल सकते अंटिल इट इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है क्यों, क्योंकि हमको पैसे की ज़रूरत है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। किस चीज़ के लिए, द ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा एंड द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें पैसा चाहिए होता है किन दो चीज़ों के लिए, पहला है द ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा, कि जो भी ग्रांट्स अभी वोट की गई हैं लोकसभा से उनके लिए, एंड ऑल्सो द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा के जो डिमांड फॉर द ग्रांट्स है इन पे वोटिंग होती है लोकसभा में, डिस्कशन भी होता है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होता है, इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है और इसके अगेंस्ट कट मोशंस भी नहीं लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने के लिए वी नीड मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम तभी पैसा ला सकते हैं जबकि हम उसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ बनाएं, तो इसीलिए अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। Now, no amendment can be proposed to the appropriation bill in either house that can vary the amount or altering the destination of any grant voted or varying the amount of expenditure charged on the consolidated fund of India. अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब appropriation bill आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस पॉइंट पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले आपका डिस्कशन हो गया, आपका प्रेजेंटेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट्स हो गया, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो गया। अब जब अप्रोप्रिएशन बिल बनता है तो उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल में दोनों में से किसी भी हाउस में, ताकि आप इसकी किसी भी अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते, जो कोई भी ग्रांट है उसकी डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। से फॉर सपोज कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए इतनी डिमांड फॉर ग्रांट्स दी थी, तो वो डिमांड फॉर ग्रांट्स उठा करके आप ये नहीं कह सकते अच्छा ठीक है इसको दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दो, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में लगा दो, तो वो ऐसा नहीं है। आप किसी की भी डेस्टिनेशन बाद में चेंज नहीं कर सकते। और ऑल्सो जो हमारा अमाउंट है विच इज़ चार्ज अपॉन द एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम उसके अमाउंट को भी कम नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं एट दिस पॉइंट आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, नाउ द अप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स द अप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर इट इज असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। और जब आपका अप्रोप्रिएशन बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर कर देते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं, इट इज़ गिवन असेंट टू बाय द प्रेसिडेंट, तो फिर वो आपका बन जाता है अप्रोप्रिएशन एक्ट। नाउ दिस एक्ट ऑथोराइजेज द पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये जो हमारा एक्ट है ये इस चीज़ को ऑथोराइज करता है कि पेमेंट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा अप्रोप्रिएशन एक्ट है वो क्या करता है, जो अप्रोप्रिएशन एक्ट है इट ऑथोराइजेज द पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Now this means government cannot withdraw the money from the consolidated fund until the enactment of the appropriation bill. तो इसका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट तब तक विड्रॉ नहीं कर सकता है पैसा कंसोलिडेटेड फंड से जब तक आपका अप्रोप्रिएशन बिल नहीं बन जाता। ठीक है, तो जब तक अप्रोप्रिएशन बिल नहीं बन जाता है तब तक हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा चौथा वाला जो स्टेज है
विच इज़ पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नाउ देयर इज़ द स्टेज 5. तो अब हम स्टेज 5 की बात करते हैं. तो स्टेज 5 में हमारा आता है पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल. ठीक है, तो ये जो पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल है, ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेज होता है बजट में. द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर. कि जो फाइनेंस बिल है वो हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर द फॉलोइंग ईयर के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए. Now, unlike the appropriation bill, the amendment seeking to reject or reduce a tax can be moved in case of the finance bill. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि appropriation bill की, तो unlike the appropriation bill कि जो appropriation bill के से unlike अगर हम बात करें, appropriation bill जब इंट्रोड्यूस होता है तो हम उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं. लेकिन जब हम फाइनेंस बिल की बात करते हैं, इन केस ऑफ द फाइनेंस बिल, यहाँ पर आप अमेंडमेंट ला सकते हैं. अगर आपको किसी भी टैक्स को रिड्यूस करना है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी अमेंडमेंट लाना है, उसको रिजेक्ट करना है, देन इट कैन बी डन इन द केस ऑफ द फाइनेंस बिल. ओके, तो द फाइनेंस बिल मस्ट बी इनैक्टेड, दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इन 75 days. और जो हमारा फाइनेंस बिल है, ये जो है पार्लियामेंट से पास होकर के और प्रेसिडेंट से असेंट हो जाना चाहिए विद इन 75 days. यानी कि 75 days के पीरियड के अंदर जो हमारा फाइनेंस बिल है वो इनैक्ट भी हो जाना चाहिए और प्रेसिडेंट से वो अप्रूव भी हो जाना चाहिए. Now the finance bill legalize the income side of the budget and completes the process of the enactment of the budget. और ये फाइनेंस बिल जो है वो हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ये हमारे इनकम साइड ऑफ द बजट को लीगलाइज कर देता है और जितना भी पूरा प्रोसेस है हमारे बजट का उसको कंप्लीट कर देता है. ठीक है, तो जो फाइनेंस बिल है, पहले हमने क्या किया, जो हमारा अप्रोप्रिएशन बिल था हम उसको लेकर के आए. अप्रोप्रिएशन बिल को लाना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जब तक हम अप्रोप्रिएशन बिल लेकर के नहीं आएंगे तब तक हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसको विड्रॉ करने के लिए हमें अप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा. फिर जब वो प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है तो वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है. जब वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया, एक लॉ बन गया. ठीक है, तो उसके बाद हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. अब बात ये आती है कि जो हमारा इनकम साइड है उसको लीगलाइज करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम फाइनेंस बिल लेकर के आते हैं. ठीक है, कि कहाँ से हमारा इनकम आएगा ऑन द फॉलोइंग ईयर, कि जो हमारा आने वाला पूरा साल है इसमें कहाँ से हमारे पास इनकम आएगा, क्या क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हमारे होंगे, ये सारे के सारे स्टेट किए जाते हैं फाइनेंस बिल में. ठीक है, तो फाइनेंस बिल को जब हम लेकर के आते हैं और उसको पार्लियामेंट से पास करके प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 75 days, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनकम साइड ऑफ द बजट है वो लीगलाइज हो जाता है, वो बिल हमारा कंप्लीट हो जाता है एंड हेंस द प्रोसेस ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड. और इसके साथ ही हमारा जो बजट का पूरा प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हमने एक्सपेंडिचर दिखाए, हमने दिखाया कि हमें इतना डिमांड चाहिए था, फिर हमारा डिमांड फॉर ग्रांट बन गया, फिर इसके बाद हमारी वोटिंग होगी, हमने अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट ला दिया. तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही थी? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर के लिए हो रही थी. ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा ये, अब हमारा रेवेन्यू साइड कहाँ पे है, तो रेवेन्यू साइड हमारा कहाँ से आएगा, ये हम फाइनेंस बिल के थ्रू दिखा देते हैं. तो हमारा रेवेन्यू भी हो गया, एक्सपेंडिचर भी हो गया एंड हेंस जो हमारा कंप्लीट बजट है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस बजट वाला थिंग, द प्रिपरेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट एंड द लेजिस्लेटिव कंट्रोल. तो यहाँ पे जितने भी हमारे आर्टिकल्स देखिए कहाँ पे हम कौन सी एक्टिविटीज़ या फिर मोशंस हैं इनको लेकर के आ सकते हैं, या फिर जो रूल्स हैं, लॉज हैं, ये हमारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल को दिखाता है. ठीक है, कि जब तक हम अप्रोप्रिएशन बिल लेकर के नहीं आएंगे, अप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, एंड ऑल्सो जो हम बात करते हैं बार बार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो इट इज़ द बेसिक फंड ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे जितने भी जो हम लोन्स एंड एडवांसेस लेती है गवर्नमेंट वो आता है, जितना भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो आता है. ठीक है, तो जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. जितने लोन्स हमने किसी को दे रखे हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है. जो लोन्स गवर्नमेंट लेती है, कभी वर्ल्ड बैंक से लेती है या कहीं IMF वगैरह से लेती है, तो वो भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. तो बेसिकली हमारा जितना भी रेवेन्यू वगैरह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर जितने भी लोन्स हैं, या फिर जितने भी मनी रिसीव होता है गवर्नमेंट से इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, ये सारा का सारा पार्ट बनता है ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया.
ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और फंड है विच इज़ कॉल्ड द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो जब हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो रहता है बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसे तो जो प्रेसिडेंट है वो अलाउ करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी को ऑन हिज बिहाफ, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ही टेक्स द कंट्रोल ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया है ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, उसको देखने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए अगर हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे, तो वो हमारे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से हम लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसको हम रिवाइज करते हैं टाइम टू टाइम। इट इज़ हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज़ टेकन केयर बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। एंड ऑल्सो अगर हमें कोई ऐसा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है जिसे कंप्लीट करना होता है या फिर देखना होता है तो उसके पर्पज़ के लिए हमारे पास कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट्स हैं हमारे पास। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि जितना भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है, उसके अलावा जितना भी मनी आता है, चाहे वो हमारा जुडिशियल डिपॉजिट हो, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट हो, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स हो, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स हो, रेमिटांसेस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा का सारा हमारा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा पैसा, कोई भी ऐसा रेवेन्यू विच डू नॉट फाइंड इट्स प्लेस इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो जाएगा आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो बेसिकली आपका अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए होता है। ठीक है, तो मोटे मोटे हमारे पास 3 फंड्स होते हैं। वन इज़ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज़ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और तीनों के रोल्स अलग अलग होते हैं। जितना भी रेवेन्यू वगैरह आपके पास इंडिया के पास आता है वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कोई भी ऐसा रेवेन्यू विच डू नॉट फाइंड इट्स प्लेस इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चाहे वो बैंक डिपॉजिट्स हो, रेमिटांसेस हो, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स हो, वो आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है सो दैट ही कैन मेक एडवांसेस ऑफ इट टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो विद दिस वी आर कंप्लीट विद दिस टॉपिक एंड ऑल्सो वी आर कंप्लीट विद दिस यूनिट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी वो इसके साथ ही कंप्लीट होती है। ओके।